हेलो गाइस, दिस इज रियोम सिद्धांत। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोल। तो हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में कि मोल को हम लोग तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मोल को हम लोग तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहला होता है नंबर के टर्म में, NUMBER, नंबर के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा है हम लोग इसे मास के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा है हम लोग इसे वॉल्यूम के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। और जो मोल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल एज यूनिट करते हैं। मैंने कहा था मोल एक क्वांटिटी भी है जिसका यूनिट मोल ही होता है, लेकिन हम लोग मोल एज ए यूनिट हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, जिसका काम है नंबर, मास और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो नंबर को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, मास को भी यूज कर सकते हैं और वॉल्यूम को भी यूज कर सकते हैं, और उसमें हम लोग मोल को रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। Mole in terms of number. Mole in terms of number. अगर मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर मुझे समझना है तो मैं तुमको पहले ही बता दूं कि मैंने कहा है मोल हमें यूनिट के जैसा इस्तेमाल करना है। ठीक है बच्चों, तो मोल हमें यूनिट के जैसा इस्तेमाल करना है तो मुझे समझ में आना चाहिए कि एक मोल होता क्या है। जैसे मैं बात करूं नंबर के और कौन कौन से यूनिट हो सकते हैं। नंबर के यूनिट जैसे दर्जन। दर्जन क्या है? वो नंबर का ही एक यूनिट है। नंबर एक क्वांटिटी है, उसका यूनिट दर्जन है। जैसे जोड़ा मैं बोलता हूँ पेयर, इसका मतलब वह एक यूनिट है। किसका यूनिट है? नंबर का यूनिट है। जैसे मैं कहता हूँ सैकड़ा, 100, इसका मतलब उसमें तुम 100 उसमें पेयर्स हैं। मतलब मैं कहता हूँ एक सैकड़ा सामान दो भाई, मतलब उसमें 100 सामान दे दिया उसमें। ठीक है, तो जिस तरह से जोड़ा, दर्जन, सैकड़ा का मतलब होता है और हर ये तीनों चीज़ें नंबर को ही रिप्रेजेंट करती हैं, उसी तरह से मोल को भी हमें अगर नंबर से को रिप्रेजेंट करवाना है तो ये जानना जरूरी है कि एक मोल होता क्या है। तो जिस तरह से एक दर्जन का मतलब 12 होता है, एक जोड़ा का मतलब 2 होता है, एक सैकड़ा का मतलब 100 होता है, उसी तरह से एक मोल अगर कोई भी सब्सटेंस आपके पास है, एक मोल कोई भी सब्सटेंस है, तो इसका मतलब है कि आपके पास 6.022, जनरली 6.023 भी तुमको आपको दिख सकता है, लेकिन इसका जो वैल्यू होता है 6.022144076, लंबा चौड़ा वैल्यू है, तो उस पर हम लोग जाएंगे नहीं। 6.022 इंटू 10⁻23 उसमें पार्टिकल्स होते हैं। अब इसकी हिस्ट्री क्या है ये सब भी जानने की जरूरत नहीं है। तो एक मोल सब्सटेंस में इतना पार्टिकल्स होता है 6.022 इंटू 10⁻23। कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको 6.023 भी दिख सकता है। ठीक है, तो कोई सो दिक्कत नहीं। और इसी संख्या को हम लोग एक स्पेशल नाम से जानते हैं, जिसका नाम है एवोगाड्रोज, एवोगाड्रोज नंबर। एवोगाड्रोज नंबर के नाम से भी जानते हैं। और इसको सूचित करने के लिए, नंबर को सूचित करने के लिए हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं, और एवोगाड्रो वर्ड का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं। तो एन ए फॉर एवोगाड्रो, एन फॉर नंबर। और किसी किसी बुक में इसको आपको एन नॉट दिख सकता है, किसी बुक में आपको सिर्फ एन भी दिख सकता है। तो उससे कोई मतलब भी नहीं है। अपने को एन ए जनरली जानना है कि एन ए का मतलब एवोगाड्रोस नंबर है, और एवोगाड्रोस नंबर का मतलब ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक मोल सब्सटेंस में इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर आपको सब्सटेंस की जानकारी नहीं है तो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, सब्सटेंस को मैंने समझाया हुआ था। और जैसा होगा सब्सटेंस वैसा होगा पार्टिकल्स। जैसा, फिर से बोल रहा हूं मैं, जैसा होगा सब्सटेंस वैसा होगा पार्टिकल्स। ठीक है, तो देखते हैं। तो मैंने कहा
अगर सब्सटेंस केमिस्ट्री में मैंने बताया था 3 तरह के होते हैं मोल 1 वीडियो में, ये मोल 2 वीडियो है, तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से सब्सटेंस हैं। तो पहला सब्सटेंस मेरे पास क्या है बच्चों? एलिमेंट। तो अगर मैं कहूं 1 मोल एलिमेंट आपके पास है, 1 मोल एलिमेंट आपके पास है, इसका क्या मतलब समझेंगे आप? इसका मतलब आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, एटम क्या होगा? पार्टिकल्स। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। ठीक है, क्योंकि चूंकि मैंने यहाँ पे सब्सटेंस की जगह पे एलिमेंट लिया है, सब्सटेंस की जगह पे एलिमेंट लिया है, तो पार्टिकल की जगह पे मुझे क्या लेना है बच्चों? एटम्स लेना है। ठीक है, उसी तरह से मैं बोलूं कि 1 मोल कंपाउंड अपने पास है, 1 मोल कंपाउंड अपने पास है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अपने पास 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। क्योंकि मैंने कहा था कि सब्सटेंस अगर कंपाउंड होगा तो पार्टिकल के रूप में हम लोग मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तीसरी बात, तीसरा सब्सटेंस कि अगर 1 मोल रेडिकल आपके पास है, रेडिकल आपके पास है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस आपके पास हैं। ठीक है, मैंने कहा था सब्सटेंस अगर रेडिकल होगा तो आपको पार्टिकल्स के रूप में आयंस लेना है। ठीक है बच्चों, तो ये बातें थी किसकी? एलिमेंट, कंपाउंड, रेडिकल के रिस्पेक्ट में, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस की। और ये आपको एकदम गांठ बांध लेनी है, ये भूलना नहीं है और ना कंफ्यूज होना है। 1 मोल का मतलब जनरली लोग बोल देते हैं 1 मोल का मतलब ये होता है, नहीं। 1 मोल अगर एलिमेंट है और 1 मोल कंपाउंड है तो, और 1 मोल रेडिकल है, तो 6.022 10⁻23 क्या है? अगर एलिमेंट है तभी एटम है। ऐसा नहीं कि मैं कह सकता हूं कि 1 मोल कंपाउंड में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स लिख दोगे, नहीं। 1 मोल कंपाउंड में आपको 6.022 इंटू 10⁻23 आपको मॉलिक्यूल्स लिखने हैं, एटम्स नहीं लिखना है। ठीक है, और उसी तरह से 1 मोल रेडिकल में आप एटम लिख दें या मॉलिक्यूल लिख दें तो वो गलत हो जाएगा, आपको आयन से लिखना है। मैं आपको बस एग्जांपल दिखता हूं। जैसे मैंने कहा कि 1 मोल सोडियम अपने पास है। तो अगर अपने पास 1 मोल सोडियम है तो इसका मतलब क्या है? सोडियम है क्या? तो मैंने बता रखा है लास्ट क्लास में एलिमेंट, कंपाउंड, रेडिकल क्या होता है। तो सोडियम एक एलिमेंट है, तो 1 मोल सोडियम है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम के एटम है, किसी और के एटम नहीं, सिर्फ सोडियम के एटम है, क्योंकि मैंने यहां पे सिर्फ सोडियम लिखा है। अगर मैं यहां पे कैल्शियम लिख देता तो यहां पे आपको कैल्शियम एटम लिखना पड़ता। अगर यहां पे आप कुछ और हाइड्रोजन लिख देता मैं तो यहां पे आपको हाइड्रोजन एटम लिखना होता। जैसा सब्सटेंस होगा उसी का एटम यहां पे लिया जाएगा। तो अगर आपके पास 1 मोल सोडियम है तो इसका मतलब है आपके पास Na यानी कि सोडियम जो है वो एटम है। इसी को इस तरह से लिख सकते हो हम लोग कि इसको हम लिख सकते हैं Na सोडियम एटम। कुछ बच्चे को मैंने देखा है कि एवोगाड्रोस नंबर को Na इस तरह से लिख देते हैं, ए स्मॉल का यूज करते हैं, जो कि गलत है। आपको अगर Na लिखना है तो आपको पूरी तरह से इस तरह से N और A कैपिटल लिखना होगा। अदरवाइज आप N नॉट का इस्तेमाल कर लें, जो मैंने यहाँ लिखा है N नॉट का इस्तेमाल कर लें, और फिर यहाँ पे क्योंकि Na स्मॉल अगर आप लेते हैं तो वह सोडियम को कंसिडर करता है, और कहीं भी अगर आप Na करके एवोगाड्रो नंबर को सूचित करेंगे तो वह गलत रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, उसी तरह से मैं बात करूं कंपाउंड के लिए, तो अगर मैं मेरे पास 1 मोल वाटर है, 1 मोल क्या है बच्चों? वाटर। इसका मतलब क्या है? कोई कह देगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम है, तो जो कि गलत है, क्योंकि यह एक कंपाउंड है। तो क्या देखना है बच्चों? आपको लिखना होगा ये 6.022 इंटू 10⁻23 एटम नहीं है, आयन नहीं है, क्योंकि ये कंपाउंड है बच्चों, इसलिए H2O के मॉलिक्यूल हैं।
H2O के मॉलिक्यूल हैं। जैसे तुम्हें कोई बोले ले भाई 1 मोल H2O पकड़, इसका मतलब वह क्या दिया तुमको, कितना H2O दे दिया, इसका मतलब उसने तुम्हें 6.022 इंटू 10⁻23 H2O के मॉलिक्यूल दे दिए तुम्हें। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं बच्चों, रिप्रेजेंट कर सकते हैं NaH2O मॉलिक्यूल, NaH2O मॉलिक्यूल। ध्यान रखेंगे ए हमेशा कैपिटल होगा। उसी तरह से बच्चों मैं लिख दूं, अगर 1 मोल मैं लिख देता हूं CO3-2, कार्बोनेट कहते हैं इसे। 1 मोल कार्बोनेट ले लें अगर, तो 1 मोल कार्बोनेट अगर किसी में है तो इसका मतलब क्या है, ऑब्वियस है कि इसके ऊपर चार्ज है, तो यह क्या है, रेडिकल है। वेरी गुड। तो 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है बच्चों, बताइए जल्दी से। CO3-2 आयंस हैं आपके पास। ठीक है, तो 1 मोल कार्बोनेट अगर आपके पास है तो इसका मतलब आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बोनेट के आयंस हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं Na कार्बोनेट आयन, CO3-2 आयंस। ठीक है बच्चों, तो यहां हम लोगों ने बहुत ही बारीक चीजों को देखा कि अगर सोडियम है तो सोडियम के एटम हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये रट लेना 1 मोल बराबर Na तो ये काफी है, ऐसा नहीं है। 1 मोल बराबर Na अब काफी नहीं है। आप हायर क्लासेस में हैं, 1 मोल का मतलब Na, और ये बच्चे वाली बातें हो गई। 1 मोल Na क्या, 1 मोल एलिमेंट तो Na एटम, 1 मोल कंपाउंड तो Na मॉलिक्यूल, और 1 मोल रेडिकल तो Na आयन। अब इन बातों को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसी चीज को थोड़ा सा मैं और समझाता हूं। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेके चलता हूं। जैसे मैं कहूं 0.5 मोल, 0.5 मोल कैल्शियम में, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। 0.5 मोल कैल्शियम में कितना एटम होगा, कितना एटम होगा, एक क्वेश्चन है। इसी में तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों। इसी में तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें कितना प्रोटॉन होगा। उसी में तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों इसमें कितना न्यूट्रॉन होगा। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें कितना न्यूक्लियॉन्स होगा। न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब वैसे पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस में रहते हैं। तो हमें पता है न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन को की संख्या को जोड़ देनी है। तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या अगर हम लोग जोड़ दें तो न्यूक्लियॉन्स कहलाता है वो कोई। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं। अगर किसी एटम की बात करें, किसी भी एटम की, कोई एक एटम ले लिया जाए। जैसे मान लो मैंने ले लिया है कैल्शियम ही लिया है, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो मैंने पहले ही कहा रखा है तुम लोगों को 1 से 20 तक याद रखना है सब कुछ। तो इसका एटॉमिक नंबर, जिसको मैं जेड से रिप्रेजेंट करता हूं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, बताइए जल्दी बताइए। 20 होता है। और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 40। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें ये बातें पता नहीं है, आप लोग मोल में बहुत दिक्कत होगा आप लोगों को। जितनी जल्दी हो कम से कम एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर 1 to 20 एलिमेंट्स के फटाफट याद कर लें। जितनी जल्दी याद करेंगे उतना जल्दी आप लोग को अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काफ़ी इस्तेमाल होने वाला है इन सब चीज़ों का। ठीक है भाई, तो कैल्शियम के एटॉमिक नंबर 20 है और एटॉमिक मास 40 है। अब हम लोग यहाँ से एक फॉर्मूला तुम लोगों को मैं पहले बता दूं, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी भी एटम के लिए वह उसके जेड के बराबर होता है। जैसे अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो उसमें 20 होंगे, लेकिन ये जो भी मैं बातें कर रहा हूं वह एक एटम के लिए है। किसके लिए है, एक एटम, 1 एटम में। ध्यान रखेंगे इस बात को, 1 एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या जेड के बराबर होती है। उसी तरह से
प्रोटॉन की संख्या भी जेड के बराबर होती है, और न्यूक्लियॉन्स की संख्या जो होती है बच्चों, सॉरी न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है बच्चों, वो ए माइनस जेड के बराबर होती है। और अगर मैं बात करूं न्यूक्लियॉन्स की, न्यूक्लियॉन्स की बात करूं तो मैं तुम्हें क्या कर सकता हूं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ दो तो जेड प्लस ए माइनस जेड, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर जोड़ दिया जाए देन दिस इज बच्चों क्या हो जाएगा, प्रोटॉन के लिए जेड हो जाता है और न्यूट्रॉन के लिए ए माइनस जेड हो जाता है। ये जेड कैंसिल हो जाएंगे, ये जेड कैंसिल हो गए, तो ये क्या बच गए, ए। और ये बातें आप लोगों को याद रखनी है, पूरी तरह से याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि किसी भी एक एटम में, किसी भी, चाहे वो सोडियम हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, व्हाटएवर, किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट का एक एटम जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा जेड के बराबर होगी, प्रोटॉन की संख्या जेड के बराबर होगी, न्यूट्रॉन की संख्या ए माइनस जेड की बराबर होगी, और न्यूक्लियॉन्स की संख्या ए के बराबर होगी। तो चूंकि तुम लोग देख रहे होगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स जो है वो मैंने जेड और ए के टर्म में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट है ए और जेड की जानकारी होना। अगर आपको ए और जेड की जानकारी नहीं है तो आप मोल के जो क्वेश्चंस, नंबर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें काफी दिक्कत होने वाली है। दिक्कत क्या होने वाली है, नहीं ही बनने वाली है। इसलिए फटाफट उस बातों को याद रखें और बहुत अच्छे से मोल को समझें, और मुझे पूरा विश्वास है मोल आपका सुपर स्ट्रांग होगा। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पे, तो एक एटम के बारे में मैंने यहाँ पे कहा है, तो अब मुझे तो दिया हुआ है कैल्शियम, तो कैल्शियम के एक एटम के बारे में हम बात करते हैं। पहले वन कैल्शियम एटम के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन पे आऊंगा। जिन बच्चों को वन कैल्शियम एटम के बारे में पता नहीं होगा वो इसमें रहने वाले एटम से कैसे कैलकुलेट कर सकेंगे। कुछ लोग घबरा जाते हैं, मोल के क्वेश्चन है, इधर से उधर कैलकुलेशन में चले जाते हैं। नहीं, ये तो स्टेप बाय स्टेप चलिए। जैसे आपसे पूछा गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स, इन सब बातों की बात की जा रही है, तुरंत आप पहले ये देखिए कि लोग रहते कहाँ हैं। तो ये लोग तो एटम में रहते हैं, तो पहले यह देखिए कि एक एटम में कितना रहता है। अगर आपको एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन से ये बात की पता चल चुकी है, तो आपको एक दें, 10 दें, 1000 दें, लाख दें, अरबों खरबों कितना भी एटम दे दें, आप फटाफट मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। तो आपको पहला टास्क है कि आखिर एक कैल्शियम एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना होता है। अगर ये बात हम लोग जानते हैं तो इस बात में कोई दम नहीं है। तो अब देखा जाए वन कैल्शियम एटम क्या होता है। तो वन कैल्शियम एटम बच्चों, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी जल्दी बताइए। अभी मैंने जस्ट बताया था, इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है एक एटम में वो जेड के बराबर होती है, और मैंने जस्ट बता रखा है कि कैल्शियम के लिए जेड का मान 20 होता है। तो कैल्शियम के लिए इलेक्ट्रॉन, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों, 20। प्रोटॉन किसके बराबर होता है बच्चों, ये भी जेड के बराबर होता है, दिस इज ऑल्सो 20। न्यूट्रॉन क्या होता है बच्चों, ये होता है ए माइनस जेड के बराबर। ए क्या होता है कैल्शियम का, 40। देखा जाए यहां पे भी लिखा है मैंने -20। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है बार बार कह रहा हूं आप लोग याद करें। मोल अगर अच्छा करना है तो भाई ये काम करना होगा। और न्यूक्लियॉन्स की बात करूं, तो कितने हो जाएंगे, वो आपके हो जाते हैं, मैंने बताया था ए के बराबर हो जाता है। तो ये कितना है आपका, 40 है, तो डायरेक्ट में 40 लिख दिया। तो मैंने यहां पे एक बात यहां पे लिखी और समझी कि एक कैल्शियम के एटम अगर आपके पास है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपके पास 20 है एक एटम में, प्रोटॉन की संख्या 20 है एक एटम में, न्यूट्रॉन की संख्या 20 है एक एटम में, और न्यूक्लियॉन्स की संख्या 40 है एक एटम में। अब अगर आपको एक एटम के बारे में जानकारी लग चुकी है तो आई थिंक अब बस ये जान लेना है कि आपके पास इतने में कितना एटम है। अब देखते हैं, चूंकि यह क्या है बच्चों, यह क्या है जल्दी बताओ, कैसा सब्सटेंस है ये, जल्दी जल्दी, ये क्या है, यह एक एलिमेंट है, वेरी गुड। और ये क्या है बच्चों, ये एक एटम है। तो हम लोग जानते हैं, यहां पे पहले मैंने लिख चुका है, क्या लिख चुका हूं मैं, कि एक मोल अगर कोई भी एलिमेंट आपके पास है इसका मतलब आपके पास इतना एटम है।
अब इस बातों को बस इस्तेमाल कर लेना है। हम लोग को पता है कि 1 मोल कोई भी एलिमेंट होगा तो उसके इतना ही एटम्स होने वाले हैं। तो इसका मतलब अगर मेरे पास 1 मोल कैल्शियम है, 1 मोल कैल्शियम है, इसका मतलब हमारे पास कितने कैल्शियम के एटम हो जाएंगे बच्चों? बोलो जल्दी बोलो। Na कैल्शियम के एटम हो जाएंगे। Na का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है भाई। तो अपने पास अगर 1 मोल कैल्शियम है, इसका मतलब अपने पास कैल्शियम के Na एटम है। अब क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 0.5 मोल। तो हमें पता है 1 मोल में इतना एटम होता है। तो पहले निकाल लो 0.5 मोल कैल्शियम में कितने एटम होंगे। तो एक में जितना होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो जितना में मुझे चाहिए। एक में जितना होता है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना में मुझे चाहिए। तो ये बातें तो मुझे याद हैं, ये बातें हमें याद हैं कि 1 मोल में n एटम होता है। तो अब मुझे पूछा जा रहा है 0.5 मोल में, बस उसको मल्टीप्लाई कर दो। एक में इतना तो 0.5 मोल में कितना, तो 0.5 मोल में 0.5 Na। ओके भाई। तो दिस इज 0.5 Na कैल्शियम एटम। अब इस क्वेश्चन में जो 0.5 मोल कैल्शियम दिया गया था उससे पहली जानकारी मुझे प्राप्त हो चुकी है कि इतने मोल कैल्शियम में कितना एटम है। तो इतने मोल कैल्शियम में इतना एटम है, तो 0.5 Na। ठीक है। तो मुझे पता था 1 मोल में Na एटम है, इसलिए 0.5 मोल में 0.5 Na कैल्शियम के एटम होंगे। अब मुझे पता है कि एक कैल्शियम का एटम अगर होगा तो 20 इसमें एटम होंगे। एक एटम में 20। तो मुझे कितने में निकालना है बताओ? मुझे इतने एटम के लिए निकालना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन मुझे निकालना है। तो इस क्वेश्चन में इतने एटम है और इस एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक एटम में 20 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने एटम में कितना होगा? तो तुम लोग इस कैलकुलेशन कर सकते हो। तो मैं कहूं यहां पे लिख सकता हूं कि 1 मोल कैल्शियम में 1 मोल कैल्शियम में कितना एटम हो जाता है बच्चों? कितना एटम हो जाता है? तो 1 मोल कैल्शियम में अपने पास Na एटम होते हैं। ठीक है। और एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 20 इलेक्ट्रॉन होता है। और अपने पास कितना एटम दिया हुआ है? 0.5 Na। 0.5 Na एटम। तो 20 इलेक्ट्रॉन, एक एटम में 20 इलेक्ट्रॉन, तो 0.5 Na में कितने हो जाएंगे? 20 इंटू 0.5 Na हो जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो हो जाएंगे 10 Na। इतने कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसा सोच सकते हैं कैलकुलेशन को। भाई एक में 20 है तो 0.5 Na में कितना होगा, तो बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 20 इंटू 0.5 Na। क्या भाई, एक कैल्शियम एटम में 20 इलेक्ट्रॉन है तो 0.5 Na एटम में कितने होंगे, तो बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? दिस इज 10 Na। ठीक है। अब चूंकि एक कैल्शियम एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या यहां पे देखो समान आ रही है। ठीक है, इसका मतलब यहां भी तो समान ही आएगी, तो यहां भी क्या हो जाएगा? 10 Na हो जाएगा। ऐसा कर भी सकते हो 20 इंटू 0.5 Na, 10 आ जाएगा। फिर 20 इंटू 0.5 Na, 10 Na आ जाएगा। अब न्यूक्लियॉन्स निकालना है तो 40 इंटू 0.5 Na, दिस इज 20 Na हो जाएगा। एक में 40 है तो इतना में कितना होगा, तो इतना में कितना होगा, बस 40 को मल्टीप्लाई कर दिए। इस तरह से डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे। 10 Na प्रोटॉन है, 10 Na न्यूट्रॉन है, तो हमको तो न्यूक्लियॉन्स निकालना है, तो न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये दोनों को हम लोग डायरेक्टली जोड़ के 20 Na कह सकते हैं। तो आई थिंक बच्चों तुम लोगों को समझ में आया होगा मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर कि हम लोग एलिमेंट में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात उठती है कि अगर हम लोग कंपाउंड लें तो कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो बातें हम लोगों ने की, अभी वो बातें की थी हम लोगों ने एलिमेंट के बारे में। मॉलिक्यूल के बारे में या कंपाउंड के बारे में हम लोग कैसे सोचते हैं, जरा ध्यान देंगे इस बात को। जैसे मैंने कहा
पहले ही कहा है कि 1 मोल कंपाउंड में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब मैं इसमें भी एक क्वेश्चन दे देता हूं। मैंने कहा कि आपके पास 0.25 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, तो बताइए इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें कितने एटम्स हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें कितने प्रोटॉन हैं। काफी क्वेश्चन बनता है इससे। एक वर्ड समझना है, मोल कुछ नहीं है, कितने न्यूट्रॉन हैं और कितने न्यूक्लियॉन्स हैं। बस ईमानदारी से आप लोग समझते चलिए कितने न्यूक्लियॉन्स हैं। तो 0.5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियॉन्स हैं, इनकी गणना मुझे करनी है। तो जैसा कि मैंने पहले ही कह रखा है कि मुझे पहले मॉलिक्यूल्स निकालना है। हमेशा इस बात को याद रखें, ये सब्सटेंस कैसा है, कंपाउंड है। तो कंपाउंड अगर सब्सटेंस हो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, सब्सटेंस अगर कंपाउंड हो तो आपको पहले ये निकालना चाहिए कि उसमें मॉलिक्यूल कितना है, चाहे मॉलिक्यूल की बातें पूछी जा रही हो या ना पूछी जा रही हो। आपको ये हो सकता है क्वेश्चन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा हो, लेकिन अगर आपको कंपाउंड दिया है तो मॉलिक्यूल्स निकालना ही होगा। आपको एलिमेंट पूछा जा रहा है तो आपको एटम्स निकालना ही होगा, क्योंकि वो उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। और अगर आपको रेडिकल पूछा जा रहा है तो आपको आयंस निकालना ही पड़ेगा। जब तक आप आयंस नहीं निकालेंगे तब तक आप फर्दर किसी भी नंबर बेस्ड कैलकुलेशन को नहीं कर सकते हैं। याद रखेंगे इस बात को। एलिमेंट जैसे हम लोगों ने देखा था पीछे एग्जाम्पल में, जैसे मुझे कैल्शियम के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना था तो मुझे एटम निकालना ही पड़ता, क्योंकि अगर मैं एटम नहीं निकालता तो मैं मल्टीप्लाई किस तरह से करता। ठीक है, जब तक मुझे एक एटम के बारे में जानकारी नहीं होगी तो गिवन मोल में जितना एटम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वो मुझे पता नहीं चल पाएगा बच्चों, ध्यान रखेंगे। तो चूंकि यह कंपाउंड है और इसमें मॉलिक्यूल्स मुझे निकालना ही पड़ेगा, चाहे मॉलिक्यूल्स पूछा जा रहा हो या ना पूछा जा रहा हो। नंबर रिलेटेड क्वेश्चन है तो कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल हमें निकालना ही होगा। देखें बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें कितने मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग इस बात को जानते हैं कि 1 मोल कोई भी आपके पास अगर कंपाउंड है, तो 1 मोल अगर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपके पास Na कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल हैं। एक बात ध्यान दे रहे होगे, कोई भी क्वेश्चन पूछता है मैं 1 मोल के शरण में चला जाता हूं, है ना। और यही अच्छा टेक्निक भी है, कोई भी क्वेश्चन पूछे नंबर बेस्ड, तुरंत उसके 1 मोल के शरण में चले जाओ। वही तुम्हें सब कुछ बता देगा कि इसमें आखिर और क्या क्या कैलकुलेशन किस तरह से करना है। तो इतने मोल में बात कर रहा है तो इतने को देखना ही नहीं देखना है, अपने को मोल दिखा सीधे चले आए 1 मोल के पास, ये सारी बातें, सारा सीक्रेट वो तुम्हें बताएगा। 1 मोल कैल्शियम में कैल्शियम कार्बोनेट में Na कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल होते हैं। तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया, 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं, तो 0.25 में, तो मैंने पहले ही कह रखा है कि 1 मोल में तुमको पता है तो 0.25 मोल में कितना होगा, तो बस सीधे मल्टीप्लाई कर देना है, कुछ सोचना नहीं है। तो 0.25 Na कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो पहला आंसर अपना निकल चुका है, दिस इज 0.25 Na। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन पूछता है एटम्स के बारे में। तो अब मुझे एटम्स के बारे में जानना है तो मुझे मॉलिक्यूल के शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि एटम्स मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं। अब मुझे फिर से, चूंकि एटम्स और मॉलिक्यूल का रिलेशन निकालना है, तो पहले एक मॉलिक्यूल को जानना पड़ेगा कि एक मॉलिक्यूल में कितने होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बात करता हूं मैं। तो एक मॉलिक्यूल अगर मैं ले लूं कैल्शियम कार्बोनेट का, तो उसमें कितने एटम होंगे। तो देखो, अगर मैं बात करता हूं दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल, यह क्या है, एक कैल्शियम कार्बोनेट का, एक कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल है। इसमें इसको बनाने में एक कैल्शियम का इस्तेमाल हुआ है, एक कार्बन का इस्तेमाल हुआ है, और टोटल तीन तीन 1 2 3 3 ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ है। तो एक कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल को बनाने में बच्चों ध्यान रखेंगे, फिर से बोल रहा हूं मैं, एक कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल को बनाने में एक कैल्शियम,
1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग कह सकते हैं टोटल कितने एटम का इस्तेमाल हुआ है, तो एक मॉलिक्यूल बनाने में 1 2 3 4 5 एटम्स का इस्तेमाल हुआ है। अब तुम्हें लग रहा होगा सर क्या बार बार ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, यहां दिख रहा है साफ साफ, एक कैल्शियम है, एक कार्बन है और ऑक्सीजन 3 है, तो 3 एक 4 और एक 5, टोटल 5 एटम्स हो गए एक मॉलिक्यूल में। ये एक मॉलिक्यूल में है, एक मॉलिक्यूल में 5 एटम्स हैं। ठीक है बच्चों, तो अब एक मॉलिक्यूल्स में 5 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में तो मैंने कहा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस कुड बी 5 मल्टीप्लाई 0.25 Na। ठीक है बच्चों, एक मॉलिक्यूल में इतना एटम है तो इतने मॉलिक्यूल में कितना होगा, बस मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों को। अब बात उठती है इलेक्ट्रॉन के बारे में, चलो देखा जाए। अब अपने पास क्या है, एक कैल्शियम है, अपने पास और क्या है, एक कार्बन है और अपने पास 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन, जीरो नहीं समझ आना है, ये ऑक्सीजन है। अब मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन खोजने पड़ेंगे कितने हैं, तो अब मुझे अगर इलेक्ट्रॉन जानना है तो इस बात को जानना पड़ेगा ना कि आखिर कैल्शियम का जेड कितना है। तो कैल्शियम का जेड कितना होता है, तो कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन के बारे में बात करूं, आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। जेड की बात करूं तो कैल्शियम में जो जेड होता है वो 20 होता है, कार्बन के लिए 6 होता है, ऑक्सीजन के लिए 8 होता है। उसी तरह से मैं बात करूं अगर ए की, तो इसका ए मतलब एटॉमिक वेट, इसका 40 हो जाएगा, इसका 12 हो जाता है और इसका 16 हो जाता है। तो आपको ये बातें याद होनी चाहिए थी। ठीक है, जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें याद नहीं है फिर कह रहा हूं याद रखें इसे। तो कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन कितना, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जेड के बराबर होती है और कैल्शियम का जेड 20 है। तो एक कैल्शियम अगर है तो उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। कार्बन में 6 हो जाएंगे और ऑक्सीजन में एक में तो 8 होते हैं, तो टोटल वैसे 3 है, तो 8 3 जा 24। ठीक है बच्चों, इस तरह से देखा जाए तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए, तो जोड़ा जाए 24 प्लस 6 30 प्लस 20 50। इसका मतलब इस एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट में 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब तुम्हें यह पता चल चुका है कि एक मॉलिक्यूल में 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर से यहां क्वेश्चन आ गया, आपके पास इतना मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल में कितना है, तो एक मॉलिक्यूल में 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपके पास इतना मॉलिक्यूल है तो कितना हो जाएगा बच्चों, 50 इंटू, मल्टीप्लाई करो इसे 0.25 Na। ठीक है, अब प्रोटॉन देख लेते हैं, प्रोटॉन कितना होगा। प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, इसके बराबर ही हो जाएगी। कैल्शियम कितनी होती है 20, तो ये भी 20, कार्बन 6 तो ये भी 6, ऑक्सीजन का 24 हो जा रहा है, 3 ऑक्सीजन का, तो यहां भी 24 हो जाएगा और मिलके ये भी हो जाएंगे 50। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या एटम्स के केस में हमेशा समान होती है, लेकिन आयंस के केस में ये दोनों अलग अलग हो जाती हैं, याद रखेंगे इस बात को। इसलिए जब भी इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर आपको पता चल चुकी है तो प्रोटॉन की संख्या को दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, टाइम नहीं लगाना है इसमें, आप फटाक से दोनों को बराबर कर सकते हैं, लेकिन आयंस में नहीं, थोड़ा बच के। तो आपको पता चल चुका है बच्चों कि एक मॉलिक्यूल में 50 प्रोटॉन होते हैं, आपके पास टोटल 0.25 Na मॉलिक्यूल है, तो बस कुछ नहीं करना है बच्चों, एक पॉकेट में 50 है तो इतना पॉकेट है आपके पास, तो 50 गुना 0.25 Na। उसी तरह से मैं बात करने वाला हूं न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन जो होते हैं वो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बराबर कभी होते भी हैं, नहीं भी होते हैं, डिपेंड करता है उसके ए के वैल्यू पे। अब इसका ए कितना है, 40 है। अब कैल्शियम का ए 40 है और इसका जेड 20 है, तो 40 माइनस 20 हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था न्यूट्रॉन की संख्या ए माइनस जेड के बराबर होती है। सभी का जब ए माइनस जेड किया जाएगा तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। कार्बन के लिए 6 मिल जाएगी और ऑक्सीजन के लिए आपको कितनी मिल जाएगी, 8 मिल जाएगी, तो 3 इंटू 8 24 हो जाएगा इधर।
यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब समान हो रहे हैं, लेकिन ऐसा रटना नहीं है। आप इन दोनों के लिए बोल सकते हैं कि ये दोनों हमेशा समान होंगे एटम्स में, लेकिन ये समान हो गए हैं, होंगे ही, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए ये आपको हमेशा कैलकुलेट करना है ए के रिस्पेक्ट में। एटॉमिक वेट जैसा होगा उसमें आपको जेड को माइनस करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर को माइनस करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसको फिर से जोड़ा जाए, दिस विल अगेन 50। ये क्या पता चला है कि एक मॉलिक्यूल में 50 न्यूट्रॉन्स हैं, तो एक मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन्स हैं। फिर से आता हूं अपने पुराने पे, आपके पास टोटल इतना मॉलिक्यूल्स है, तो कुल हो जाएंगे 50 इंटू 0.25 Na। अब पूछा जाएगा न्यूक्लियॉन्स, चूंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकल चुके हैं तो कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स का मतलब हो जाता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों को जोड़ दिया जाए, निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 50 50 100 100 इंटू 0.25 Na। ठीक है बच्चों, इस तरह से मैंने देखा कि कंपाउंड के किसी भी तरह के क्वेश्चंस आपके आ जाएं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स एटम्स मॉलिक्यूल्स व्हाटएवर, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। बस इस पैटर्न को याद रखें, ठीक है। आपको कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल्स के शरण में जाइए, एलिमेंट है तो एटम के शरण में जाइए, उसी तरह से रेडिकल है तो आप आयंस के शरण में जाइए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियन सारी वो चर्चा कर देगा आपको, ठीक है। अब आते हैं लास्ट जो हम लोगों का है, एक क्वेश्चन मैं देता हूं आयंस के लिए। जैसे मैं कह देता हूं आपके पास 0.1 मोल, 0.1 मोल आपके पास मैं कह देता हूं सल्फेट के आयन है, SO4 - 2 सल्फेट आयन है या सल्फेट रेडिकल है। ये 0.1 मोल सल्फेट आपके पास है, तो आपको बताना है कि इसमें कितना आयंस है, क्योंकि यह एक रेडिकल तो आयंस तो पूछा ही जाएगा बच्चों। उसी तरह से इसमें कितना, अब इसमें एटम्स कैलकुलेट हम लोग नहीं करते हैं इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है ये पूछा जाएगा, इसमें कितना प्रोटॉन है ये पूछा जाता है। इसमें जितने भी स्कोप हैं क्वेश्चन के, एलिमेंट में जितने भी स्कोप थे वो मैंने डिस्कस कर दिया। एलिमेंट में इससे ज्यादा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स के अलावा कोई क्वेश्चन नंबर बेस्ड हो ही नहीं सकता। उसी तरह से कंपाउंड में मॉलिक्यूल एटम्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स के अलावा नंबर बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। उसी तरह से आपको सल्फेट में आयंस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और एक और जान लेते हैं न्यूक्लियॉन्स निकालना, देख लेते हैं कैसे निकाला जाता है। इसके अलावा आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपको इसमें एटम्स के बारे में पूछा जा सकता है कि इसमें कौन कौन से एटम हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। अगर स्ट्रक्चर जानेंगे तो आप उसके एटम के बारे में बता पाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन आते नहीं है। बेसिकली हम लोग जितने भी क्वेश्चंस आज तक देखा है मैंने, वो सारे क्वेश्चंस आयंस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स और न्यूक्लियॉन्स पर आधारित हैं, ठीक है। तो देखा जाए, चले, तो मैंने कहा था कि 0.1 मोल में कितने आयंस होंगे, तो हम लोगों को पहले से पता है। इस फटाक से चलते हैं कि 1 मोल अगर सल्फेट आपके पास रहता, अगर रहता, तो आपके पास Na आयन होना चाहिए था। सीधे 1 मोल के शरण में चले गए। 1 मोल सल्फेट अगर होना चाहिए होगा आपके पास, इसका मतलब आपके पास सल्फेट के Na आयंस होंगे, लेकिन आपके पास तो 0.1 मोल ही है। तो 1 मोल में इतना है तो 0.1 में कितना हो जाएगा, तो बस मैंने कहा था मल्टीप्लाई कर देना है। 1 मोल में इतना है तो 0.1 मोल में कितना हो जाएगा, तो 0.1 मोल में 0.1 Na आयन हो जाएंगे। तो आपको पहला जवाब मिल चुका है, यह 0.1 Na आयन, ठीक है। आयन तो बाहर लिखा ही हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन की बात करने के लिए फिर से मुझे जेड और ए जानना पड़ेगा। देखते हैं, इसका जेड जानते हैं पहले सल्फेट के बारे में। सल्फेट में सल्फर है और ऑक्सीजन है, इन दोनों का जेड देख लेते हैं। आयंस में जब भी इलेक्ट्रॉन पूछा जाए थोड़ा संभल के, क्योंकि चार्ज याद रखिए, मैंने बताया था कि जो भी चार्ज आते हैं वो इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन के कारण आते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की गणना करनी हो, इसको हमेशा थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, थोड़ा सतर्क रहना है, थोड़ा सा डेंजर है ये, आपको थोड़ा डेंजर जोन में चला जाएंगे क्वेश्चन। जैसे इलेक्ट्रॉन पूछता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा डेंजर जोन में चला जाता है, क्योंकि
इसमें जनरली लोग होते क्या है, चार्ज को घटाना या जोड़ना भूल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के आने और जाने से ही चार्ज डेवलप होता है। चलो मैं देखता हूं उसको। इसे इलेक्ट्रॉन के क्वेश्चन काफी अच्छे बनते हैं आयंस के। तो जेड कितना हो जाएगा सल्फर का 16, और ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8। और ए की बात करें तो सल्फर के लिए हो जाता है 32 और ऑक्सीजन के लिए हो जाता है बच्चों 16। अब मैं बात करने वाला हूं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। चलो देखा जाए, एक सल्फेट बनाता हूं मैं। एक सल्फेट को बनाने में मुझे एक सल्फर चाहिए और 4 ऑक्सीजन चाहिए, 1 2 3 4। और -2 का मतलब क्या हो रहा है बच्चों, -2 का मतलब है कि आपने क्या कर रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड कर दिया है। इनके जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे बाहर से एक्सपोर्ट कर लिया जाए, इंपोर्ट, सॉरी, बाहर से आप इंपोर्ट कर लें। बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन इंपोर्ट हो रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आपको बाहर से ऐड कर देना है, क्योंकि माइनस का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन को आप इंपोर्ट करा लीजिए यहां पे। अब सल्फर के पास कितने होते हैं, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, तो सल्फर का इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 16। डायरेक्ट जोड़ रहा हूं मैं अब। ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन के एटम में होते हैं 8, तो टोटल आपके पास है 4, तो 8 × 4 हो गए बच्चों। ये जो गणना कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन की गणना कर रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। और 2 इलेक्ट्रॉन इंपोर्ट होकर के आए हैं, बाहर से आए हैं, गेन हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले हैं। अब इन सबको जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है, 16 + 32 + 2, तो कितने हो जाएंगे, 6 2 8 2 10 और 3 1 4 1 5, 50। तो क्या देखा मैंने कि एक मॉलिक्यूल में, ये सॉरी एक आयन, ये जो गणना थी वो किसके लिए थी, एक आयन की गणना थी। एक आयन अगर सल्फेट का लिया जाए तो उसे 50 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपके पास इतने आयन हैं, तो कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 × 0.1 Na। अब प्रोटॉन के बारे में बात करूं तो मैंने कहा था आयंस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में समान नहीं होते हैं, यही इसकी खासियत है। तो ये जो इंपोर्ट कराए थे आप, बस उसको नहीं कराना है। तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 16 + 8 × 4, दैट कुड बी 16 + 32, दोनों को जोड़ दिया जाए और ये कितने हो जाएंगे बच्चों, 48। तो एक आयन अगर सल्फेट का लिया जाए तो उसे 48 प्रोटॉन्स होंगे। तो एक आयन है 48 प्रोटॉन्स हैं, तो आपके पास टोटल तो इतना आयन है, तो कितने हो जाएंगे, तो 48 × 0.1 Na। अब बात करते हैं न्यूक्लियॉन्स के बारे में। तो न्यूक्लियॉन्स के बारे में लिखा जाए बच्चों, न्यूक्लियॉन्स कितना हो जाएगा, तो न्यूक्लियॉन्स कितने हो जाते हैं, तो सल्फर के न्यूक्लियॉन्स कितने, तो सल्फर का न्यूक्लियॉन्स तो 32 - 16, तो 16 हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग A - Z करते हैं न्यूक्लियॉन्स के लिए, सॉरी न्यूट्रॉन्स के लिए A - Z करते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 32 - 16, तो 16। अब प्लस ऑक्सीजन के लिए कितने हो जाएंगे, 16 - 8, 16 - 8 8 हो जाएंगे, और ऐसे ऐसे हो जाएंगे 4, तो 4 × 8। तो ये हो गया न्यूट्रॉन्स, जोड़ दिया जाए 16 + 32 और ये मिलके हो जाएंगे 48। ठीक है। अब ऐसा ही नहीं समझ लेना है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन समान होते हैं, पहले ही कह चुका हूं, कोई जरूरी नहीं, ये डिपेंड करता है एटॉमिक मास पे। अगर एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर का दुगना हो जाता है तो ऐसा संभव होता है। ठीक है। तो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स हम लोग देखते हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो एक आयन में हम लोग ने देखा 48 न्यूट्रॉन्स हैं। आपके पास इतना आयन्स है तो आपको कितने हो जाएंगे, तो 48 × 0.1 Na न्यूट्रॉन हो जाएंगे। न्यूक्लियॉन्स कितना हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ दीजिए, 48 48 कितने हो जाएंगे, 96 × 0.1 Na। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने देखा था 0.1 मोल सल्फेट में कितने क्या होते हैं। तो ये जो बातें हम लोगों ने की आज, वो थी मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर की बातें थी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अच्छे से इसको समझिए, और कोई दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।